हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। सो चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो जैसे आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे कि 3x² प्लस 7x प्लस 9, ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है x के अलावा और कोई वेरिएबल यहाँ पर नहीं है। ओके, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को आप बोलते हो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल बनती कैसे है? पॉलिनोमियल बनती है टर्म्स को कंबाइन करके। एंड टर्म्स क्या होती हैं? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास हैं टोटल 3 टर्म्स। एक तो टर्म है ये वाली 3x², फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म है 7x, फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म है 9। एंड जो एक टर्म होती है वो फर्दर बनती है वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स को मिला के। ठीक है जी। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 3x²। अब 3x² में x² हो गया आपका वेरिएबल पार्ट, एंड जो 3 है 3 हो गया आपका कोफिशिएंट पार्ट। ओके, एंड इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 7x, तो 7 है आपका कोफिशिएंट, x है वेरिएबल, एंड ये है 9 देखो, अब यहाँ पर तो कोई वेरिएबल नहीं है। सो ऐसी टर्म्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है। सो जिन टर्म्स में कोई भी वेरिएबल ना हो, अकेला ऐसे कोई नंबर ही दिया हो, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ओके, सो टर्म क्या होती है ये भी हमने देख लिया, वेरिएबल क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया, कोफिशिएंट क्या होते हैं वो भी हमने देख लिए। सो 3x² है टर्म, इसमें x² तो हो गया वेरिएबल पार्ट, एंड जो आगे नंबर होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट। सो 3x² में 3 कोफिशिएंट हो गया, वेरिएबल क्या है x², टर्म क्या है 3x²। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टर्म ले लो 7x, यहाँ पर वेरिएबल x है, कोफिशिएंट 7 है। नेक्स्ट टर्म है 9। अब 9 में क्या है, 9 में हम यहाँ पर लिख लेंगे कांस्टेंट टर्म। सो ये क्या है, 9 है आपकी कांस्टेंट टर्म। अब हम पॉलिनोमियल्स को नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस के ऊपर इनकी नेमिंग कर सकते हैं। सो अगर तो देखो किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर आपको 4x दिया है, यहाँ पर एक ही टर्म है ना, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। ओके, अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है, जैसे कि 2x प्लस 7, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 2x³ प्लस 7x प्लस 14, तो यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स हो गई, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है जी। अब अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो उनको हम सिंपली पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। ओके, सो इन 3 नेम्स को आप ध्यान में रखना। अगर एक ही टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। ओके, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हमारा मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। सो जैसे कि यहाँ पर देखो, आपको एक पॉलिनोमियल दी है, इसमें आपके पास कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल है। x की हाईएस्ट पावर आपको क्या दे रखी है, 4। तो दैट मीन्स अगर आपको पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे 4। जो यहाँ पर वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 4, सो वही होती है पॉलिनोमियल की डिग्री। सो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में डिग्री क्या आएगी, 4। ठीक है। अब जैसे कि हमने पॉलिनोमियल की नेमिंग की थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर इसी तरह से पॉलिनोमियल्स की भी हम नेमिंग कर सकते हैं, उनकी टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, जैसे यहाँ पर x की पावर 1 है, एंड यही यहाँ पर हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, सो दैट मीन्स पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, यहाँ पर 1। ठीक है। सो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, उसको हम बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो ये आप 3 चीज़ें ध्यान में रखना। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ओके, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2।
नाउ वी विल टॉक अबाउट ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या मतलब होता है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल इक्वल्स टू ज़ीरो। सो अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दी है तो उसमें वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज़ जिसके लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, उन वैल्यूज़ को बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आपके पास इस तरह से कोई पॉलिनोमियल है px इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 9, जस्ट मैंने ऐसे कोई रैंडम एग्जाम्पल ली है। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x। ओके, सो px इज़ इक्वल टू 0, मतलब x की ऐसी वैल्यूज़ जिसके लिए, ये क्वेश्चन मार्क है, x की ऐसी वैल्यूज़ जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उन वैल्यूज़ को बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अ पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट एज मैनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एज इट्स डिग्री। सो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उतने ही हो सकते हैं जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। जैसे यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। ठीक है, तो जब आप इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करोगे ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, 2 से कम हो सकते हैं, हो सकता है कि 1 ही हो नंबर ऑफ ज़ीरोज़, बट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर इसकी डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है लीनियर पॉलिनोमियल 6x। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री क्या है? 1। तो दैट मीन्स इस केस में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही हो सकता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या है? 2। सो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है, सो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो इसका मतलब है कि अगर आपने ग्राफ के ऊपर शो करना है किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को, तो वो आप कैसे करोगे? तो देखो, लेट्स सपोज आपके पास इस तरह से एक ग्राफ है पॉलिनोमियल का। ओके, अब किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ आप कैसे पता कर सकते हो कि कितने हो सकते हैं? जितने नंबर ऑफ टाइम्स उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है या टच करता है, कुछ भी बोलो। तो यहाँ पर देखो, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, राइट, एक ये वाला पॉइंट है एंड एक ये वाला पॉइंट है। सो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह से अब कोई और ग्राफ ले लो, ये वाला ग्राफ ले लो। अब देखो, ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट के ऊपर टच नहीं कर रहा, राइट। तो इस पॉलिनोमियल के केस में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे? 0। सो इसी चीज़ के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस बेस्ड हैं। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सो यहाँ पर देखो, इस तरह से ये है एक पॉलिनोमियल का ग्राफ। अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है? एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। ओके, इसके अलावा एक्स एक्सिस को ये कहीं पर भी जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो टच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आप बोलोगे कि 2 हैं। ओके, अब यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे 2 पॉलिनोमियल्स की। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोली थी ना, कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पॉलिनोमियल की डिग्री के इक्वल हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। मैंने ये बोला था कि एट मोस्ट इक्वल टू इट्स डिग्री। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर डिग्री 3 है, मतलब 3 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं हो सकते, 3 से कम हो सकते हैं। ओके, सो ज़रूरी नहीं होता कि जो डिग्री है उस पॉलिनोमियल की उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर ये वाली 2 एग्जाम्पल्स हमने ली हैं। एक चीज़ याद रखना हमेशा कि जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, वो उसकी डिग्री से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 4 कभी नहीं होंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो px इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका यहाँ पर ग्राफ है। सो ग्राफ आप कैसे बनाओगे? x की कोई भी वैल्यूज़ ले लो, जैसे यहाँ पर ये x की वैल्यूज़ होगी तो उसके लिए आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लोगे। तो 0 है तो px की वैल्यू क्या आएगी? 0 का क्यूब 0।
इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू 2 लोगे तो 2 का क्यूब क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इसी तरह से कोई और नंबर ले लो, यहाँ पर जैसे इन्होंने -1 लिया है तो मैं -1 ले लेती हूँ। -1 का क्यूब आपने किया तो -1 ही आएगा। इसी तरह से -2 ले लो, -2 का जब आप क्यूब करोगे तो -8 आएगा। ओके, सो इस तरह से कुछ नंबर्स लेके इसका इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया गया है। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस ग्राफ को देखो तो ये कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है। यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही पॉइंट है 0 0, सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर ये वाला जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। बाकी फिर ये नीचे आ जाएगा, कुछ ग्राफ ऊपर चला जाता है, x एक्सिस को किसी भी और पॉइंट के ऊपर ये कट नहीं करता। ओके, सो इस केस में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आए 1, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे क्या समझाया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होते हैं, जितने टाइम्स उस पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। अब यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, राइट। तो इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे 1, जबकि डिग्री कितनी है यहाँ पर पॉलिनोमियल की 3। सो ये एग्जांपल्स इसीलिए ली हैं मैंने ताकि आपको ये मैं समझा सकूँ कि जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है पॉलिनोमियल के, वो जो डिग्री है पॉलिनोमियल की उससे कम तो हो सकते हैं, उसके इक्वल भी हो सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की कुछ वैल्यूज़ ले लो, उसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ ले लो आप। तो अगर आप 0 लोगे तो 0 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 0 माइनस 0 0 आ गया, ठीक है। फिर x की वैल्यू 1 ले लो, सो क्या आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, सो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर भी 0 आ गया। फिर आप x की वैल्यू 2 ले लो, ठीक है, 2 वैल्यू ले ली तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 4 आ गया, यहाँ पर 4 ले लिया। इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने एक नेगेटिव वैल्यू ली है -1, तो -1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, सो ये -1 आ गया, -1 का स्क्वायर +1, ठीक है। सो -1 ये कितना आ गया -2। ओके, सो इस तरह से ये वाले कुछ पॉइंट्स लेके इस पॉलिनोमियल के लिए एक ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। अब इस ग्राफ को जब आप देखोगे तो एक तो यहाँ पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर, एंड फिर कट कर रहा है यहाँ पर 1,0 के ऊपर, ठीक है। सो दैट मीन्स ये वाला जो ग्राफ है ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हुए 2, एंड यहाँ पर भी इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। सो नंबर ऑफ जो ज़ीरोज़ हैं वो डिग्री से कम हो सकते हैं, डिग्री यहाँ पर 3 है बट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 हैं। ओके, सो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सो एक ही पॉसिबिलिटी है जो बिल्कुल नहीं हो सकती, वो है कि जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो पॉलिनोमियल की डिग्री से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर डिग्री क्या है 3, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4 नहीं हो सकते। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। सो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमने लिखनी हो ना तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं ax² + bx + c। अब यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है 2, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे इस तरह से लिख लेते हैं ax² + bx + c। कोफिशिएंट्स आपको पता है ना क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट क्या है b, एंड c क्या है कांस्टेंट टर्म। सो सम ऑफ ज़ीरोज़, पहले तो जो ज़ीरोज़ होते हैं ना उनको हम डिनोट कर देते हैं अल्फ़ा एंड बीटा के साथ। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ इनको हम लिखेंगे अल्फ़ा + बीटा। सो कोफिशिएंट्स की फॉर्म में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज़ इक्वल टू -b/a। अब b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x। सो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। a क्या है, x² का कोफिशिएंट। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा, ठीक है, क्योंकि ज़ीरोज़ को हम कैसे नेमिंग कर देते हैं उनकी अल्फ़ा एंड बीटा के साथ, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, ये होता है इक्वल c/a के। सो c क्या है, c है कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। सो ये रिलेशंस आपने याद रखने हैं क्योंकि यही आपके क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, ठीक है। सो सम ऑफ ज़ीरो
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, एंड आपको क्वेश्चंस में बोला जाएगा कि रिलेशन प्रूव करो बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो उस केस में आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगी। यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले ली हमने 2x² प्लस 5x प्लस 3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप पहले कंपेयर कर लो, ax² प्लस bx प्लस c। सो यहाँ से a आपके पास क्या आ गया 2, राइट। a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। सो यहाँ पर 2 आ गया। b क्या आएगा आपके पास, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये आ गया 5। c है आपके पास कांस्टेंट टर्म, वो क्या है 3। ओके, अब यहाँ से आप निकाल लो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है माइनस बी अपॉन ए। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, आप सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकाल रहे हो यूजिंग कोफिशिएंट्स। सो फॉर्मूला लगा के माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए करके। सो माइनस बी कितना है 5, ए कितना है 2। सो ये तो आ गया सम ऑफ ज़ीरोस। इसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकाल लो अल्फ़ा बीटा, ये इक्वल होता है सी अपॉन ए के। सी कितना है 3 अपॉन ए कितना है 2। इतना पार्ट आपने कर लिया। अब आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके इसके एक्चुअल में जो ज़ीरोज़ है ना उनको निकालोगे, फिर आप उनका देखोगे कि सम एंड प्रोडक्ट क्या आता है, ठीक है। सो इसको फिर से लिख लेते हैं पॉलिनोमियल को, 2x² प्लस 5x प्लस 3। अब यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करके। आप जूनियर क्लासेस में 8th क्लास में भी आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए थे। तो जब आप मिडल टर्म को स्प्लिट करते हो तो आपने एक प्रोडक्ट देखना होता है, एक सम। प्रोडक्ट आप देखते हो यहाँ पर ये जो x² का कोफिशिएंट है इनटू कांस्टेंट टर्म का, सो 2 × 3, ठीक है, सो 6। सो प्रोडक्ट आना चाहिए 6 एंड उनका सम कितना आना चाहिए, ये जो मिडल टर्म का कोफिशिएंट है विच इज़ 5। अब देखो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 2 3 = 6 एंड 2 में जब आप 3 को ऐड करोगे 2 + 3 वो 5 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। ओके, सो इस तरह से आप करते हो मिडल टर्म को स्प्लिट। अब आप इन दो टर्म्स में देख लो कि क्या क्या कॉमन है। सो यहाँ पर एक तो 2 कॉमन है, एक x कॉमन है। सो यहाँ से बचा x, यहाँ पर 2x पूरे का पूरा बाहर आ गया, सो +1। यहाँ पर प्लस का साइन डाल दिया। 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा x + 1। ओके, अब देखो इस टर्म में एंड इस टर्म में कॉमन क्या है, x + 1, तो उसको बाहर निकाल लिया। सो यहाँ से बचा 2x एंड यहाँ से बचा 3। सो ये आ गए दो फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने ज़ीरोस निकालने हैं ना इस पॉलिनोमियल के, तो आप इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर दोगे। सो x + 1 इज़ इक्वल टू 0, 2x + 3 इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई, 2x इज़ इक्वल टू -3, x इज़ इक्वल टू -3/2। सो देयरफॉर एक देखो, एक x की वैल्यू को आप अल्फ़ा ले लोगे, एक x की वैल्यू को आप बीटा ले लोगे, ठीक है। सो किसी भी वैल्यू को आप अल्फ़ा ले सकते हो, किसी भी वैल्यू को आप बीटा ले सकते हो। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1 एंड बीटा इज़ इक्वल टू -3/2। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट एंड सम ऑफ दीज ज़ीरोज़, ठीक है। सो sum of zeros is equal to -1 plus -3/2। सो -1 प्लस माइनस माइनस हो गया, सो इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2 आ गया। सो -2 - 3 दिस इज -5/2। प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -3/2। माइनस माइनस प्लस हो गए, सो प्रोडक्ट आ गया 3/2। अब देखो इस तरह से भी कोफिशिएंट्स का यूज़ करके भी सम क्या आया था ज़ीरोज़ का -5/2 एंड डायरेक्टली जब हमने सम निकाला ज़ीरोज़ का वो भी किसके इक्वल है -5/2 के। सिमिलरली
प्रोडक्ट यूजिंग कोफिशिएंट्स कितना आया था 3/2 एंड एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये भी कितना है 3/2। सो इस तरह से आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहूँगी कि पॉलिनोमियल के जो हमने फैक्टर्स बनाए थे उनको हमने ज़ीरो के इक्वल क्यों किया जब हम पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है कि आपने वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब देखो इस पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर्स हैं, उन दोनों फैक्टर्स में से अगर एक भी फैक्टर ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो बन जाएगी। देखो ना, अगर x+1 ज़ीरो बन गया तो ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो। इसी तरह से अगर ये वाला फैक्टर है 2x+3, अगर आप इसको ज़ीरो के इक्वल कर दोगे तो ज़ीरो इंटू x+1 वो भी क्या बन जाएगा, ज़ीरो। ओके, सो इसीलिए गिवन पॉलिनोमियल के पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं एंड फिर उसके ईच फैक्टर को हम इक्वल टू करते हैं ज़ीरो के, क्योंकि उसका रीज़न वही है कि पॉलिनोमियल के जितने भी फैक्टर्स बनेंगे उनमें से अगर कोई भी फैक्टर ज़ीरो के इक्वल होगा तो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, सो इसीलिए जब हम ज़ीरोस निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के तो सभी फैक्टर्स को हम ज़ीरो के इक्वल करके वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, वही होते हैं उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस। ओके, अब नेक्स्ट एक चीज़ कर लेते हैं। अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल ये ऑलरेडी गिवन हो, इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ गिवन, हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे। यहाँ पर आपको सम एंड प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा इनकी वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आप कैसे लिखते हो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, सो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस का साइन है। ओके, अब ये ऐसे कैसे बना, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद ही रखनी है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। ठीक है, अब ये बनती क्यों है, इस तरह से हम कैसे क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अब ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप पीछे पढ़ के आए हो ना कि अगर आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी हो तो आप इस तरह से लिखते हो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको पता है ना कि जो सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है, माइनस b/a के, एंड प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा ये किसके इक्वल होता है, c/a के। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस b/a इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a। सो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में जहाँ पर मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा को यूज़ किया था ना, तो उनकी जो वैल्यूज़ थी इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स वो मैंने आपको फिल करके बता दी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर a है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर a है, तो a हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर a ऊपर चला जाएगा, ax² माइनस माइनस प्लस हो गए bx प्लस c। ठीक है, ये बना। अब देखो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इतना, ये क्या है, ये यही वाली स्टैंडर्ड फॉर्म तो है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो इस तरह से लिखी जाती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब बच्चों यहाँ पर आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि डिनोमिनेटर में ये जो a है अब इसका क्या किया जाए, ये तो एज इट इज़ बच गया। उसका रीज़न ये है बच्चे, क्योंकि ये जो a है ना वो एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ज़ीरोज़ का किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का मतलब ही क्या होता है कि आपने उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल करके वेरिएबल की वैल्यू निकाली है। ठीक है, सो जब आप इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल करोगे तो a तो इधर चला जाएगा ना राइट हैंड साइड पे, सो ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज़ ज़ीरो, तो a तो ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में a बच जाता है ना उसको आप छोड़ देते हो। ठीक है, क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा, क्योंकि जब आप पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालते हो तो जो भी फैक्टर्स बनते हैं उस पॉलिनोमियल के, लेट्स सपोज ये दो फैक्टर्स बन गए 3x, ये वाले 2x प्लस 3, 3x प्लस 7, ज़ीरोज़ आप कैसे निकालोगे, इन दोनों फैक्टर्स को आप
ज़ीरोज़ के इक्वल करके x की वैल्यू निकालते हो, ठीक है। सो ये ऐसा क्यों करते हो आप, क्योंकि आपने जो पॉलिनोमियल है px, ठीक है, पॉलिनोमियल को इस तरह से डिनोट कर देते हैं, जो भी वेरिएबल हो पॉलिनोमियल का उसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं एंड आगे लिख देते हैं px, क्योंकि आप पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल कर रहे होते हो। ओके, सो इसीलिए जो डिनोमिनेटर में होता है वो दूसरी साइड पे जाके ज़ीरो हो ही जाएगा मल्टीप्लाई होके। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर ये वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये लिखी जाती है इस तरह से, अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट ज़ीरोज़ का दिया हो, ठीक है। सो इसमें वैल्यूज़ फिल करके आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेनी है। ओके, सो यहाँ पर हमने px की बात की ही है, तो इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। अगर इस तरह से कोई वैल्यू आपको दी है ना पॉलिनोमियल 3x² + 7x + 9, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो px = 3x² + 7x + 9। इसका यही मतलब होता है p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल एंड यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसको आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लोगे। अगर इस तरह से दिया हो 3t² + 7t + 10, तो उसको आप इस तरह से लिखोगे p ब्रैकेट में t। ओके, तो जस्ट मैंने आपको बताया है ये ताकि आपके ध्यान में रहे, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थी एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर है एंड बहुत ही इजी चैप्टर है। सो आई होप इसके क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।